व्यू 360 में। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, सहाफ़ी जमाल खशोगी की हलाकत का असर वाज़े। क्या वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान मुलाकातों से ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघली है? और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कैमरा कलेक्शन। ये मेरा बच्चे जैसे कैमरे, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। अभी चारों बाजू कैमरा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। तुर्क सदर तैयब अर्दोआन ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की हलाकत पर आज सऊदी अरब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अनकरा में खिताब करते हुए तुर्क सदर ने खशोगी की इस्तांबुल के सऊदी खाने में हलाकत को मनसूबा बंदी के तहत किया गया एक बेईमाना कत्ल करार दिया, न कि हादसा, और सवाल उठाया कि इसका हुक्म किसने दिया और अब जमाल खशोगी की लाश कहाँ है। सदर अर्दोआन ने सहाफ़ी की हलाकत में मुबैना तौर पर मुलव्वस 18 सऊदी अहलकारों के खिलाफ तुर्की में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है, जहाँ ये वाक़या पेश आया। उन्होंने इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसल खाने का पहला दौरा किया। इस दौरे से उस टीम को मालूमात मिली जिसने उनके कत्ल की तैयारी और मंसूबा बंदी की। खशोगी के इस पहले दौरे के मौके पर यह मंसूबा बनाया गया। आखिरी मरतबा खशोगी 2 अक्टूबर को इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में दाखिल होते देखे गए थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने आज इंडोनेशिया के सरकारी दौरे में इस वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात की एक बार फिर यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब के इस मौक़िफ़ पर बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीद की जा रही है कि खशोगी कौंसल खाने के अंदर एक लड़ाई के नतीजे में हलाक हुए। दूसरी जानिब सऊदी अरब में आज से एक 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है, लेकिन कई अहम कारोबारी शख्सियात और सरकारी ओहदेदार सऊदी सहाफ़ी की हलाकत की मज़म्मत में इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्टीफन म्यूचिन भी उन्हीं में शामिल हैं। ताहम उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस से कबल रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अमरीका सऊदी अरब के साथ कारोबारी ताल्लुकात को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। और असदुल्ला खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं। असद, ये जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है इसे डेवोस इन द डेजर्ट का नाम दिया जा रहा है, और यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बता दें कि हर साल स्वीडन के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास होता है और उसमें दुनिया भर से अहम शख्सियात हिस्सा लेती हैं। तो सऊदी अरब में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मौजूदा हालात को देखते हुए क्या उसका डेवोस से मुवाजना दुरुस्त है? मवाजना तो खैर शायद हम बहुत दूर इसको उस कंपैरिजन में रख भी नहीं सकते। और सबसे बढ़ के जब हमने देखा कि जिस तरह से बायकॉट किया काफ़ी लोगों ने, 150 पार्टिसिपेंट्स, 150 पार्टिसिपेंट्स जो थे वो एक्सपेक्टेड थे मुख्तलिफ ममालिक से, और जब हमने फ़ाइनल नोट्स पे देखा है कि 40 जो की स्पीकर्स थे उन्होंने पुल आउट किया वहाँ से, और जिसमें हमने देखा अमेरिका वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। जिस तरह से आपने भी बताया कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन शामिल थे इसमें, वो रियाद में मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन वो ही वॉज ड्यू टू स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस, लेकिन उन्होंने बात नहीं की उस पर, और ही जस्ट मेट विद द लीडर्स ओवर देयर। और उसके बाद हमने देखा कि बरतानिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड से जो है डेलीगेशंस ने पुल आउट किया, और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के लेवल पे हमने देखा वो बरतानिया और जर्मनी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। और उसके बाद जब हम देखते हैं इस साइड से निकलते हुए कुछ कौन से लोग ऐड अप हुए इनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो हमने खास जो स्पेशल चीज़ हमें देखने को मिली कि वेस्ट जब निकल रहा था तो ईस्ट एंटर हो रहा था, रशिया एंटर हुआ। रशिया ने तकरीबन जो सबसे बड़ा रशिया का फंड है उसने पार्टिसिपेट किया। 30 लोगों का डेलीगेशन जो है, हाई प्रोफाइल 30 लोग जो हैं बिजनेस कम्युनिटी के, कॉर्पोरेट लीडरान जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। बट इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं शिरकत कर रहे उनके भी किसी न किसी तरह से रिप्रेजेंटेशन तो हो रही है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह हमने देखा कि जो 150 जो हम डेलीगेट्स की बात कर रहे थे जिनमें से 40 ने पुल आउट किया, फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन चेस जो है, और इसके अलावा HSBC है, या बाकी दूसरे हम इदारे देखते हैं जो बड़े बड़े सब इदारे हैं, इवन ऊबर जिसने खासा हमने देखा कि उनकी तरफ से कहा गया कि हम वो शामिल नहीं करें, अपना हमारे जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं रहेगी। उसके बावजूद हमने देखा कि जो सेकंड टियर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, CEO नहीं गया तो डेप्टी CEO चला गया, पेप्सी के चेयरमैन नहीं गए तो डेप्टी चेयरमैन चले गए, कोई ना कोई उन कंपनी से गया है। अब ये मुख्तसरन बताइए कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मकसद क्या है, सऊदी अरब क्या हासिल करना चाहता है इससे? जिस तरह सऊदी अरब ने लास्ट ईयर ये कॉन्फ्रेंस जब शुरू की थी 2017 में जब लॉन्च किया था, तो काफ़ी पर्सपेक्टिव ये था कि ये पूरे डेजर्ट को चेंज कर देगा। इसी वजह से इसको डेवोस इन द डेजर्ट कहा गया। $500 अरब का एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया। इसके अलावा
جو بیسک مقصد تھا اس پورے کانفرنس کا وہ یہ تھا کہ باہر کے لیے سعودی اکانومی کو کھولا جائے. یہ شاید پہلی دفعہ تک ہم نے دیکھا کہ سعودی اکانومی کو اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے کھولا گیا ہے. سعودی انویسٹمنٹ کا نمبر اگر آپ ہمیں جلدی سے بتا دیں because we're running out of time. 500 ارب کا انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے نیوم, جس میں جو تقریباً اس کا سائز جو ہے وہ 26,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. اٹس اے ہیوج پروجیکٹ جس میں انویسٹمنٹ کے لیے پوری دنیا سے بلایا گیا. لیکن جس طرح ہم نے انویسٹمنٹ کم ہوتے دیکھی ہے سعودی میں, 2012 میں ہمارے پاس نمبر تھا تقریباً 12.2 ارب ڈالرز کا, اور اس سال کا جو نمبر ہے وہ 1.4 بلین ڈالرز کا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا بڑا کریٹیکل لیول پہ رہے گا کہ کس طرح ہم دیکھ سکیں گے آگے جا کے انویسٹمنٹ سعودی عرب میں آ سکے. سعودی عرب کے لیے کرٹیکل سچویشن اس وقت ہے, سفارتی سطح پہ بھی اور کاروباری سطح پہ بھی. تھینک یو ویری مچ اسد اللہ فار برنگنگ دیز ڈیٹیلز. اور اس کانفرنس سے متعلق جو تازہ ترین معلومات ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں ہم آپ کو نہ صرف سعودی عرب میں ہونے والی اس کانفرنس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے بلکہ صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت سے متعلق جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو تازہ ترین معلومات اسی ویب سائٹ سے ملیں گی. اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کی. پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان اور امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان اسلام آباد اور واشنگٹن میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں انہیں بہت ضروری اور اہم تو قرار دیا جاتا رہا ہے, لیکن کیا زلمے خلیلزاد کی پاکستان آمد اور پاکستانی وزیر خارجہ کے دورہ امریکہ سے تعلقات پر جمی برف بھی کچھ پگھلی ہے؟ امان اظہر نے یہی سوال رکھا پاک امریکہ تعلقات پر نظر رکھنے والوں کے سامنے. جواب جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مسافے اور مسکراہٹیں اپنی جگہ, لیکن حالیہ دنوں میں پاک امریکہ تعلقات کی کشیدگی نے IMF سے قرضے پر اعتراض اور سی پیک منصوبوں میں مبینہ غیر شفافیت پر تحفظات کی صورت میں اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے. لیکن جنوبی ایشیائی امور کے ماہر جاشوا وائٹ کی رائے میں سیکیورٹی ایشوز پر اختلاف رائے دیگر معاملات پر حاوی ہے. اس مرحلے پر امریکہ کے نزدیک دونوں ممالک کے درمیان اہم سیکیورٹی چیلنجوں پر موجود اختلافات میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی, لیکن میرے خیال میں بات چیت کا جاری رہنا بھی ضروری ہے. لیکن فی الوقت ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ دو طرفہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. خود کو افغانستان میں امریکی مفادات کے عدسے سے دیکھے جانے پر پاکستان کی ناپسندیدگی نئی نہیں, لیکن کیا موجودہ وقت میں واشنگٹن میں اس اعتراض کی سنوائی ہوتی نظر آتی ہے؟ امریکہ افغانستان میں اپنے مفادات کو انتہائی اہم سمجھتا ہے, جس میں انسداد دہشت گردی بھی شامل ہے, اور اسی پس منظر میں پاکستان کو بھی دیکھا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ وزیر خارجہ یا کسی اور کے دورے سے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی, جب تک پاکستان وہ اقدامات نہیں کرتا جو امریکہ نے واضح کیے ہیں. دوسری جانب پاکستان کے تجزیاتی حلقے پاک امریکہ تعلقات میں موجودہ بگاڑ کی ایک وجہ چین اور امریکہ کے درمیان علاقائی تسلط کے لیے جاری کشمکش کو بھی سمجھتے ہیں, جس کی ایک جھلک ان ماہرین کے بقول سی پیک منصوبوں پر امریکی تحفظات کی صورت میں نظر آتی ہے. یہ ایک ٹینڈنسی یہاں پر ہے امریکہ میں کہ وہ ہر ایک چیز کو گریٹ پاور رائیولری کے کانٹیکسٹ میں لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ چین کے ساتھ جو ان کا اس وقت ایک مقابلہ چل رہا ہے یا ایک مہم جو چل رہی ہے, انفارچونیٹلی اس کے اندر IMF کے سامنے جو ہماری ریکویسٹ ہے اس کو بھی لایا گیا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کا پلان ہے اور انویسٹمنٹ کرنے کا. ماہرین کے مطابق اس وقت جہاں امریکہ سے تعلقات کی کشیدگی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, وہیں خطے میں امریکہ, چین اور بھارت کی برتری کے لیے جاری کشمکش میں اپنے تعلقات کے توازن کو برقرار رکھنا بھی پاکستان جیسے ملک کے لیے اہم چیلنج ہے. امان اظہر, اردو VOA, واشنگٹن. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے US انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک سینئر تجزیہ کار جانی والش, جن سے ہم افغانستان کے الیکشن سے متعلق کچھ بات چیت کریں گے. سو جانی, 3 years late, but they finally happened, the parliamentary elections in Afghanistan, and we saw there was violence as well, but people did come out in large numbers and they participated in large numbers. What are some of the key takeaways for you? Well, I'd say that there's a few. First, on the positive note, as you say, turnout was pretty good for a parliamentary election, and I think it shows that the majority of Afghans still very much support this system and are enthusiastic to vote, especially when the parliament is 3 years out of date. Second, on the other hand, there were numerous irregularities, many technical problems, many accusations of fraud that is likely to turn into a political issue in the coming months as we start to see results.
maybe more importantly, it means that the Afghan government has a lot to do before the presidential election in 6 months to ensure that one runs more cleanly. All right. And third, I would just say the Taliban showed they were quite set on disrupting this election, launched violence across the country, and I would expect that to continue. ऑलराइट सो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं जो इस इंतखाब से लिए जा सकते हैं, वो एक तो ये है कि लोग जितनी बड़ी तादाद में आए उससे ज़ाहिर होता है कि अफ़गान अवाम की अक्सरियत जो है वो इस निज़ाम की जमहूरी निज़ाम की हिमायत करती है। उसके अलावा कई मसाइल जो हैं वो हमने देखा सामने आए हैं, फ़्रॉड की भी इल्ज़ामात हैं, उसके अलावा टेक्निकल भी बहुत से मसाइल हुए। तो एक ख़दशा ये है कि ये सियासी नौयत इख्तियार कर सकते हैं, इनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो अफ़गान हुकूमत है इस वक्त सदर अशरफ गनी की, उसको ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे कि जो सिस्टम है उसमें लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है वो मेंटेन रहे, लोगों का उसमें भरोसा रहे। और जहाँ तक तालिबान के हमलों की बात है तो वो एक्सपेक्टेड भी थे और वो हमले हुए, जिससे ज़ाहिर होता है कि आगे भी ऐसी सूरत हाल रहेगी। सो सिंस यू टॉक अबाउट द तालिबान अटैक, वोटिंग इन Kandahar was actually postponed, and there are other parts of the country too where voting could not happen because of security concerns. So what does this say about stability of Afghanistan going forward? Well, in Kandahar's case particularly, there was a very high-profile assassination of General Razak, he was a controversial figure. There were credible accusations of abuses against him. At the same time, this was one of the most effective military commanders in the entire country, and the fact that he had kept Kandahar relatively stable was extraordinary. So we're now entering a period of great uncertainty, where I think the Taliban will be keen to show new strength and maybe renew an attack on Kandahar. ऑलराइट सो जहाँ तक कंधार में हमले की बात है और उसके अलावा जो दीगर शहरों में भी हमने देखा कि इलेक्शन के दौरान हमले हुए, चूँकि कंधार के हमले में एक बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत जनरल राज़िक की हलाकत हुई, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि तालिबान जो हैं वो फुल फ्लेज तरीके से अपने आप को असर्ट करने की, यानी अपनी जो ताकत है उसका इजहार करने की कोशिश करते रहेंगे। और जनरल राज़िक एक मुतनाज़ा शख्सियत थे, लेकिन बहरहाल कंधार में अमन व अमान बड़ी हद तक वो कायम रखने में कामयाब रहे थे। सो व्हाट अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पीस देन विद तालिबान एंड especially negotiations? And now that we know that the US is talking to Taliban, although the State Department refuses to comment on it, there are enough reports, credible reports, that these meetings are happening. Looking at how they opposed the election process, but the fact that they want to talk to Americans, what kind of a future road are you seeing? Well, I think it's important to understand that all sides in this conflict understand what it means to fight and talk at the same time. And so it is understandable that many people despair for the peace process when they see the assassination of Razak, the level of violence in the election. But the Taliban have shown that they are at least interested in exploring whether there's a better way to achieve their goals than purely the battlefield. And I think with a very empowered American envoy reportedly negotiating directly with them, and with a lot of contacts between Washington and Kabul, there's much to build on. And hope is not at all lost that a peace process could end this war. ऑलराइट सो जहाँ तक अब इन इंतखाबात का अफ़गानिस्तान में अमन मुज़ाकरात पे असर की बात है, तो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि एक तो ये ज़ाहिर होता है कि दोनों जो फ़रीक हैं वो इस बात की अहमियत को जानते हैं कि लड़ाई और मुज़ाकरात एक साथ करने हैं। लेकिन जहाँ तक तालिबान की बात है तो नज़र इस तरह से आ रहा है कि वो एक बेहतर रास्ते की तलाश में, वो सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं अपनी क़ुव्वत दिखाना चाहते, वो और तरीक़ों से भी अप्रोच करना चाहते हैं। और जिस तरह से अमरीकी जो मंदूब हैं ज़ल्मी खलीलज़ाद, वो जिस लेवल पे और जिस तेज़ी के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स आगे बढ़ा रहे हैं, उससे ये लगता है कि आगे चलते हुए मुज़ाकरात के लिए राह जो है वो मज़ीद हमवार हो सकती है। जॉनी वॉल्श फ्रॉम USIP was with us today. Thank you so much for your time and insight. Thank you. प्रोग्राम चलें, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। View 360
सिर्फ आज न्यूज़ पर। जनूबी वज़ीरिस्तान पिछले कुछ सालों से कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया की हेडलाइंस का मौजू रहा है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया में इस इलाके का जिक्र यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली एक दबंग खातून के हवाले से हो रहा है। तफसीलात दे रहे हैं पेशावर से उमर फारूक। कुरतुलैन वज़ीर रोज़ाना की बुनियाद पर पेशावर के बाज़ारों का दौरा करके टैक्स ना दहिंदगान और तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। वो बदनवानी के मुर्तकिब अफराद को मौके पर ही जुर्माना या सज़ा भी तजवीज़ करती हैं। कुरतुलैन वज़ीर पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड की पहली खातून मजिस्ट्रेट हैं। हम ताजर बरादरी जो है, हम दुकानदार जो है, हम खुद ज़्यादती कर रहे हैं कि मेरी दुकान अंदर और मैं बाहर बंदा बिठाऊँ, उससे मैं पैसे लूँ, रोड के पैसे मैं लूँ। ये सबको एक ही तरह ट्रीटमेंट कर रही है, तजावुज़ात ख़त्म कर रही है। ये तजावुज़ात ख़त्म करे तो हम लोगों का भी फ़ायदा है, रोड खुल जाएंगे, कस्टमर आएगा, तकलीफ़ कोई नहीं होगी। कुरतुलैन वज़ीर का ताल्लुक़ कबायली इलाके जनूबी वज़ीरिस्तान से है। उन्होंने इब्तिदाई तालीम ज़िला बनू से हासिल की। वो किसी ऐसे शोबे में काम करने की ख्वाहिशमंद थी जहाँ उन्हें आम आदमी की भलाई के लिए काम करने का मौका मिले। थोड़ा ये रियलाइज़ हुआ कि मॉनिटरिंग में मैं अपनी ड्यूटी तो दे सकती हूँ, लेकिन फौरी जो है उस पर मैं एक्शन नहीं ले सकती। फौरी एक्शन लेने के लिए फिर मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो फील्ड की तरफ आना था। तो वहाँ से मेरा टर्न आया कि मैं मॉनिटरिंग ऑफिसर से एज अ फील्ड, ताकि मैं फौरी जाऊँ, इमीडिएट मेरा जो इस पर एक्शन हो और जो है कंप्लेंट्स की रिड्रेसल हो। तो अब पेशावर में अमन व अमान की सूरत हाल हो या फिर तजावुज़ात के खिलाफ छापे, कुरतुलैन हर जगह फ्रंट लाइन पर नजर आती हैं। हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है कि हालात को लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आता है, हमें आगे कर देते हैं कि मैडम जाके आप लोगों से बात करें, जरगा करें, मुज़ाकरात करें और इस चीज़ को आप कंट्रोल करें। तो हम अपनी ड्यूटी, ये मेरी रूटीन बन चुकी है और इसमें मैं किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेती। यस, अगर मुझे कोई मसला होता है अपने कॉलीग से डिस्कस करती हूँ, हमारे जो CO साहब हैं उनसे डिस्कस करती हूँ। कुरतुलैन वज़ीर कम अरसे में पेशावर की एक जानी पहचानी शख्सियत बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्हें दबंग मजिस्ट्रेट करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया की वजह से मेरा कंप्लेंट नंबर चल रहा है, लोग उस पर मैसेजेस कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मीडिया की वजह से लोगों और हमारे के बीच में जो ये फासला होता है ये कम होता जाता है। मीडिया हमें एक मैसेज उनका कन्वे करता है। तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी मीडिया का कि वो बहुत पॉजिटिवली जो है हमारा मैसेज जो है पब्लिक को कन्वे कर रहे हैं। कुरतुलैन का कहना है कि कबायली इलाकों में जनूबी वज़ीरिस्तान ख़ास तौर पर कम तरक्की याफ्ता है। वो चाहती हैं कि वो वज़ीरिस्तान में जाकर काम करे ताकि अपने इलाके के अवाम की तरक्की में अपना कोई किरदार अदा कर सकें। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर। और अब टेक्नोलॉजी। आजकल बच्चों और मोबाइल डिवाइसेस के दरमियान बहुत से वालिदैन एक अजीब उलझन में फंसे नज़र आते हैं, क्योंकि पहले बच्चे का दिल बहलाने के लिए उसके आगे स्क्रीन रख देते हैं और फिर जब वो इन आलात का आदी हो जाता है तो फिर माँ बाप परेशान होते हैं। जापान में स्कूल्स अब टैबलेट कंप्यूटर्स बच्चों का दिल बहलाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बहुत कुछ सिखाने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, ताकि नन्हे मुन्ने जहन डिजिटल दौर के लिए तैयार हो जाएं। जापान की इस नर्सरी स्कूल में ड्राइंग करने का वक्त है, लेकिन बच्चे रंगों की बजाय अपने छोटे छोटे हाथों से आईपैड पर रंग भरने का काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए ये किसी तफरीह से कम नहीं। मेरे वालिद अपने आईपैड पर कुछ ज़रूरी काम करते हैं, लेकिन वो आमतौर पर ड्राइंग नहीं करते। यहाँ बच्चे परिंदों, फूलों और कई जानदारों की तस्वीर में रंग भरते हैं, जो 3 डायमेंशनल कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जिंदा दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये क्लास एक ऐसी जगह हो जहाँ बच्चे आज़ादाना अंदाज में सोच सकें और ये कि वो आज़ादी से सोचने को अजीब ना समझें और नए आइडियाज़ की तख्लीक में लुत्फ लें। कोबी प्री स्कूल जापान में उन तकरीबन 400 किंडरगार्टन और नर्सरी स्कूलों में शामिल है जो प्री स्कूल के बच्चों के लिए बनाए गए स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम होगा। मेरे ख्याल में ये इनके मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। अगरचे बहुत से वालिदैन छोटी उम्र में बच्चों को स्क्रीन से मुतारिफ कराने के हक में नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से तालीम देने वाले समझते हैं कि इससे उनकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा होता है। नर्सरी स्कूल या किंडरगार्टन में बच्चों को ज्यादातर पहचान करने के हुनर सिखाए जाते हैं, जैसा कि जापानी जुबान और हिसाब वगैरह। लेकिन एक हालिया बहस में गैर इदराकी हुनर की जरूरत पर जोर दिया गया कि ये छोटी उम्र में सिखाना चाहिए।
बहुत से अमरीकी, एशियाई और यूरोपियन प्री और एलिमेंट्री स्कूल्स में टीचर्स इसी तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कहानियाँ, मौसीकी और दीगर तालीमी मालूमात सिखा रहे हैं। नीलूफर मुगल, उर्दू VOA। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आमतौर पर लोग कैमरे में तारीख को महफूज करते हैं, लेकिन भारत से ताल्लुक़ रखने वाले दिलेश पारेख की कैमरा कलेक्शन अपने अंदर तारीखी है। 2 मरतबा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखवाने वाले दिलेश 50 सालों में 4000 से ज़्यादा कैमरास जमा कर चुके हैं। उनकी ये रिकॉर्ड मेकिंग कलेक्शन हमें दिखा रही हैं रितुल जोशी। मैंने 1970 से कैमरा कलेक्ट करना शुरू किया। मेरे ग्रैंडफादर ने भी 600 कैमरा दिए थे। मेरे पास 2004 में 2634 हो गया और 2007 में 4425 हो गया। दोनों टाइम मेरे को गिनीज में मिला। मेरे पास में सब किस्म के कैमरे हैं, 1910 से लेके 1980 तक के हैं। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कैमरा है, मैंने 35 mm का। 35 mm में इससे छोटा कैमरा नहीं बना है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था। एयरक्राफ्ट पे लगता था, प्लेन पे नीचे कितनी नुकसानी हुई, रस्सी खींच के फ़ोटो लेते थे। बॉम्बे के अंदर फ्राइडे को जुम्मा बाज़ार भरती है, तो मैं जाता था तो 20, 30, 40 सब इकट्ठा करके रखते थे कि भाई कैमरा जो भी होगा मेरे लिए इकट्ठा करके रखो। 2 थैलियाँ लेके जाता था, आदमी को लेके जाता था, जितना मिला उतना लेके आता था। ये जो है सबसे एंटीक है, लाइका 250। ये देखो अभी उसका $80,000 में सोल्ड हुआ विद मोटर। मेरे पास मोटर नहीं है। ये देखो, ये 1907 का है, गोल्ड मेड पोस्टर कैमरा। उसके अंदर जो पासपोर्ट साइज़ के 15 फ़ोटो एक टाइम में आता था। ये उसकी फिल्म है। ये मेरा बच्चे जैसे है कैमरे, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। अभी चारों बाजू कैमरा। ये कैनन का रेंज फाइंडर कैमरा है। तो उस ज़माने में इसमें 35 फ़ोटो आते थे और एक के बाद एक फ़ोटो के पीछे एक बल्ब लगता था, तो हर टाइम बल्ब चेंज करना पड़ता। ये हॉबी है हमारी, एक शौक ऐसी चीज़ है कि आदमी को ज़िंदा रखती है। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इस कलेक्शन को देखे। मेरी उम्र भी हो गई है। अगर कोई म्यूज़ियम बनाना चाहता है तो मैं उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिलीप पारेख का ये कैमरा कलेक्शन सिर्फ उनके जुनून की मिसाल नहीं है, बल्कि कैमरा और फोटोग्राफी की तारीख का एक अहम हिस्सा भी है। अगर बहुत जल्द कोई इसे संभालने वाला नहीं आया तो किनारे पर आती समंदर की लहरों की तरह उनका ये खजाना भी बिखर कर रह जाएगा। रितुल जोशी, उर्दू VOA, मुंबई। और इसी खजाने के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जब चाहें आप लॉग ऑन कर सकते हैं urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।